गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शंस, पेज 149 पर ये है। अब सब इससे आगे आते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शंस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे इसके बारे में फर्स्ट लाइन में लिखा है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं और ये तीन ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं? देखो, ये कॉज करते हैं डिजीज जिसका नाम है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जिसको हिंदी में दाद, खाज, खुजली भी कहते हैं। अब रिंगवॉर्म के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये बुक में दिए हैं। देखो, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज है ह्यूमंस में क्योंकि ये खुजली भी फैलती है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प्स। स्किन, नेल्स और स्कैल्प यानी कि हमारी खोपड़ी पर भी कई बार खारिश यानी कि खुजली हो जाती है। और ड्राई स्केली लेजन्स का मतलब है कि जहाँ पर खुजली होगी वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस और इचिंग आ जाएगी और इस वजह से वहाँ पर स्किन क्या होने लगेगी, शेड होने लगेगी। तो दीज लेजन्स आर एकम्पनीड बाई इंटेंस इचिंग, यानी कि खुजली भी इसमें बहुत मचेगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो। तो हेल्प करने वाली चीज़ क्या है? हीट एंड मॉइस्चर। और यही एक कारण है कि हीट और मॉइस्चर जिन जगहों पर होती है वहाँ पर खुजली ज़्यादा होती है, जैसे कि जेनिटल एरिया में है ना, वहाँ मॉइस्चर रहता है। इसके अलावा हमारी ये जो टोज एंड फिंगर्स होती है, पैरों की उंगलियां, यहाँ पर भी होता है। इन उंगलियों के बीच में भी हो सकता है, यानी जहाँ जहाँ पर मॉइस्चर रहने की कंडीशन है वहाँ पर ये हो सकता है। मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोइन। ग्रोइन रीजन कहते हैं जेनिटल्स को, बिटवीन द टोज, ये मैंने बता ही दिया। रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन फॉर्म ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी कि ये एक से दूसरे पर्सन में कैसे फैल सकता है? ये यूज्ड की हुई चीज़ों से फैल सकता है। जैसे किसी को अगर डेंड्रफ है तो उसका कॉम्ब यूज़ करने से दूसरे पर्सन को भी डेंड्रफ हो सकता है, क्योंकि डेंड्रफ भी क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके बाद बात आती है कि हम प्रिवेंट या कंट्रोल कैसे करें इन्फेक्शस डिजीजेज। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें ये नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात आती है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, यानी कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बचाव ही उसका सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाती है तो उसे होने में समय भी लगता है और शरीर का भी अपना नुकसान होता है और काम का भी। तो कैसे होता है? देखो, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, अपनी और अपने आसपास की भी सफाई रखी जाए। तो सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, पर्सनल एंड पब्लिक। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना है। इसके बाद आगे क्या लिखा है? अपनी बॉडी को साफ रखना है, साफ पानी पीना है, साफ खाना खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको साफ करने के बाद ही उपयोग करना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साफ सफाई की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए और ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग एंड पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स, सेसपूल्स एंड टैंक्स, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। इसके बाद अगला आता है क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडी। पानी को हमेशा साफ करके उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है
और अगर हम उसको नगर पालिका से ले रहे हैं तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उसको साफ करके सप्लाई करे। और अगर हम उसे खुद निकाल रहे हैं, ज़मीन से निकाल रहे हैं हैंडपम्प के माध्यम से, तो उसको साफ करके पिए। अगर आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसे उबाल के पिए। किसी न किसी तरीके से उसे साफ करके उबालें पहले और उसके बाद छान करके पिए। इसके बाद पानी की जो बड़ी बॉडीज़ हैं जो कि ग्राउंड वाटर को एनरिच करती हैं, जैसे सपोज कहीं पर कोई तालाब है तो उस तालाब की भी समय समय पर सफाई होनी चाहिए। और अगर पास में कोई नदी बह रही है तो नदी को भी साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग, यानी जहाँ पर एक साथ कई लोगों का खाना बन रहा है, जैसे किसी फंक्शन में बन रहा है, तो वहाँ पर सफाई का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हाइजीन ड्यूरिंग केटरिंग, ये है इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है, these measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis। तो इस तरह की बीमारियों से रोकथाम हो सकती है अगर हम ये सारे उपाय अपनाएंगे, क्योंकि ये सारी फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज सच एज न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू अबव मेजर्स, इसमें अब वो कहेंगे कि क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो कि इन्फेक्टेड है। हाँ, वही लिखा है, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। इसके बाद आगे बात आती है मलेरिया की और फाइलेरिया की, जो इंसेक्ट वेक्टर से फैलते हैं, यानी कि जिस तरह की बीमारी है वो जैसे फैल रही है उसी हिसाब से उसका प्रिवेंटिव मेजर होता है। जैसे मलेरिया और फाइलेरिया से इंसेक्ट वेक्टर से फैलते हैं, तो हमें क्या करना है कि वेक्टर्स को एलिमिनेट कर देना है। वेक्टर्स यानी कि मॉस्किटोज को एलिमिनेट कर देंगे, अलग अलग तरह से उन्हें किल कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन थे उनके लिए क्या लिखा था, क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये वेक्टर बॉर्न के लिए लिखा है कि एलिमिनेट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स को एलिमिनेट करेंगे, उन्हें किल कर देंगे अलग अलग तरीकों से। और तरीके क्या है, अवॉइडिंग हाउसहोल्ड, अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को कहीं पर भी जमा ना होने दें जहाँ पर के उनके ब्रीडिंग प्लेस हो सकते हैं, यानी जहाँ मच्छर पनप सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, प्रिवेंट स्टेगनेशन ऑफ वाटर। स्टेगनेशन का मतलब होता है पानी का सड़ना, और वो एक जगह खड़ा रहे तो सड़ता है। स्टेगनेशन ऑफ वाटर, और इसके बाद ब्रीडिंग ग्राउंड, जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उनके, वहाँ पर भी हम उनको पनपने से रोक सकते हैं। समय समय पर उन जगहों की सफाई की जाए, उन गड्ढों को मिट्टी से भर दिया जाए, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को स्प्रे कर दिया जाए कि वो मर जाएं, कुछ इंसेक्टिसाइड या मिट्टी का तेल इनको वहाँ पर स्प्रे किया जा सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने और क्या एग्जांपल दिए, देखो, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। कूलर्स का नाम बार बार इसीलिए आता है क्योंकि कूलर्स में पानी हर रेगुलरली भरा जाता है ताकि उससे ठंडी हवा आए, और एक बार जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर पानी जमा हुआ है और उसको निकालना भी है। इसके बाद यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, यानी कि मच्छरदानियों का उपयोग। यूजिंग इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्बूशिया इन पॉन्ड्स दैट फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। इस फिश का नाम अक्सर आता है एग्जाम में कि वो कौन सी फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, तो उसका नाम गैम्बूशिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस मछली को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए उन बड़े तालाबों में जहाँ पर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो उससे वो उनके लार्वा को खा जाती है। इसके बाद स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचेस। डिचेस कहते हैं छोटे गड्ढों को, वहाँ इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया। ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स, यानी कि दलदली और ऐसे इलाकों में जहाँ पानी स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर स्प्रे कर दिया। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज, यानी कि जाली वाले दरवाजे यूज़ किए जाएँ, जैसे कि ये हॉस्टल्स में भी लगे रहते हैं और अपने घरों में भी लगाने चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आने पाएँ।
जैसे जिस समय दरवाज़ा खुलता है बंद होता है उस समय तो एक दो अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन फिर और एंटर ना करने पाए, तो उसके लिए जाली वाला दरवाज़ा ठीक है। जो अंदर आ जाए उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या इंसेक्टिसाइड है, मच्छरदानी वगैरह है। Such precautions have become all the more important, especially in the light of recent widespread incidences of vector-borne disease like dengue and chikungunya in many parts of India. ये वाला जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एडिस मॉस्किटो से डेंगू और चिकुनगुनिया फैलता है, ये एग्जाम में आ चुका है कि एडिस मॉस्किटो से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम बताओ। ठीक है, तो जैसे एनोफिलिस से मलेरिया फैलता है, उसी तरह से एडिस मॉस्किटो से क्या फैलता है, डेंगू और चिकुनगुनिया। ये 2 एग्जाम्पल एक बार पूछे कि कौन से डिजीज हैं। इसके बाद बात आती है कि एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल वैक्सीन्स हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि अब बात किसकी आती है, अब बात प्रिवेंशन की आती है। तो अब यहाँ बात होगी इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की, क्योंकि वो भी प्रिवेंशन का ही एक मेथड है। अब जैसे सपोज करो कि किसी को अगर हम कोविड-19 का जो वैक्सीन आएगी उसको लगा दें, तो इसका मतलब उसको फिर वो वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो एक तरह का प्रिवेंटिव मेथड है। तो यहाँ पर वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन की बात की गई। सबसे पहले एग्जांपल दिया स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से स्मॉल पॉक्स दुनिया से एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि अब किसी को भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इसके बाद एग्जांपल दिया है पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस। पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटनस। एक समय में ये सभी बीमारियां बहुत ही घातक मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वैक्सीन्स डेवलप हुई और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जोर शोर से चलाए गए, सब लोगों ने इम्यूनाइजेशन कराया, तो उससे ये बीमारियां एलिमिनेट होती चली गई। और अब इन बीमारियों से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या या तो शून्य है या फिर ना के बराबर है। इसके बाद आगे दिया इन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स। Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled to effectively treat infectious diseases. देखो, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो चुकी है, तब तो हम यूज करेंगे तरह तरह के ड्रग्स। उन ड्रग्स में क्या आएगा, एंटीबायोटिक्स आएंगे या फिर ऐसे केमिकल्स आएंगे जो कि उस पैथोजन को बॉडी के अंदर से एलिमिनेट कर दें, उसे किल कर दें। केमिकल्स जिनको कहते हैं ड्रग्स, ठीक है, या मेडिसिन भी कहते हैं कॉमन भाषा में। और अगर उसको बीमारी नहीं हुई है, उसको सिर्फ हमें प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, यानी कि उसकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना है, तो हम यूज करेंगे वैक्सीन। वैक्सीन से उसकी बॉडी में क्या आ जाएगी, इम्यूनिटी आ जाएगी, है ना। अब न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन कैसे डेवलप होंगी, बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के साथ ही जैसे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जा सकता है, डीएनए, प्रोटीन्स, पूरे ऑर्गेनिज्म को ना यूज़ करके मॉलिक्यूल्स को भी यूज़ किया जा सकता है नई नई वैक्सीन्स बनाने में। उस टेक्निक को नाम देंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी एक अलग यूनिट है। और इसके बाद नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का जो ये शुरू वाला टॉपिक है ये आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम करेंगे कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी की वो पावर जिससे कि वो इन्फेक्शन से लड़ती है। हिंदी में इसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक
रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को का काम ये होता है कि बॉडी हमारी एक किले की तरह, उस किले के अंदर बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस फॉरेन कहलाएगा। फॉरेन यानी कि बाहरी, और बाहरी जो भी चीज़ होती है वो नॉन सेल्फ होती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से उसे आइडेंटिफाई करता है कि उसको पहचान है कि मेरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज या सेल्स हैं उनके सरफेस पर किस टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। बाहर से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो सरफेस स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये नॉन सेल्फ यानी कि फॉरेन है, और उसके अगेंस्ट वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, और इसके पहला टाइप है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है कि जो जन्म से प्रेजेंट होती है, जन्म से उपस्थित, तो जन्म से उपस्थित होती है उसको कहते हैं फ्रॉम बर्थ, और इट इज ऑल्सो नोन एज इन्नेट। अब ये अलग अलग टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म्स यानी कि बैरियर मेथड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बैरियर्स और लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे शरीर में भी कई सारे बैरियर्स या लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। लाइन ऑफ डिफेंस या बैरियर्स का मतलब होता है सुरक्षा पंक्ति। क्या होता है इसका मतलब? सुरक्षा पंक्ति। जैसे तुमने देखा होगा कि किसी वीआईपी की सुरक्षा में कई सारे सुरक्षा घेरे होते हैं, तो उन सारे सुरक्षा घेरों के बीच में वो वीआईपी सुरक्षित रहता है। तो उसी तरह से ये जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की, अलग अलग लेवल्स पे काम करती है जिससे कि हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है। तो सबसे पहला लेवल देखो क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम है फिजिकल बैरियर। पहली लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि पहली सुरक्षा पंक्ति का नाम है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब है कि अगर कोई ऐसी लेयर है जो ऑर्गेनिजम्स को अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करती है, जैसे कि हमारी स्किन, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। और स्किन ऐसा ही एक बैरियर है, स्किन एक फिजिकल बैरियर है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स, इन सब पर जो हमारी स्किन पाई जाती है यानी कि एपिथेलियम पाया जाता है, वहाँ पर सिक्रीट होने वाला जो म्यूकस है या दूसरे सिक्रीशंस हैं वो बैक्टीरिया को वहीं के वहीं किल करते हैं और अंदर एंटर करने से ब्लॉक करते हैं, है ना। तो ये जो स्किन होती है बैरियर की तरह भी काम करती है, यानी कि एक ऐसा कवच जिसके आर पार ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकते। साथ में इसमें कुछ सिक्रीशंस भी होते रहते हैं, जैसे कि म्यूकस, या फिर बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने वाले सिक्रीशंस, वो क्या करते हैं, वो अंदर एंटर नहीं करने देते। फिजिकल के बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या फिजियोलॉजिकल लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो क्या होती है, वो होते हैं सिक्रीशन। इसमें आएंगे सिक्रीशन, ऐसे सिक्रीशन हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया अगर अंदर एंटर कर जाए तो उसे किल कर देंगे। जैसे कि स्टमक के केस में है एसिड, अगर स्टमक में कोई बैक्टीरिया पहुंच गया तो एसिड उसे मार देगा। माउथ में है सलाइवा, माउथ के रास्ते कोई जा रहा है तो सलाइवा उसे डाइजेस्ट कर देगा, क्योंककि सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की स्पेलिंग है LYSOZYM, लाइसोजाइम। इसके अलावा आंसुओं का एग्जाम्पल दिया है, आंसुओं में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और साथ में हमारा जो स्वेट यानी कि पसीना होता है इसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर। तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो होता है इसमें सेल्स काम करते हैं। अगर बॉडी सारे पार्ट्स को पहले बैरियर को क्रॉस करके, सिक्रीशन को क्रॉस करके भी कुछ पैथोजन अंदर आते हैं,
क्योंकि पैथोजन की संख्या क्या है, हजारों में है। हर रोज हम हजारों बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, तो कुछ अंदर भी आ सकते हैं। और उनको किल करने का काम कौन करते हैं, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर यानी कि कौन, ऐसे सेल्स जो कि किल करेंगे पैथोजन को, जैसे कि व्हाइट ब्लड है ना। व्हाइट ब्लड सेल का एग्जांपल देखो क्या दिया है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिनको पीएमएन सेल्स भी कहते हैं, है ना। और इनके एग्जांपल क्या दिए हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर, मैक्रोफेज। ये सब क्या करते हैं, ये एनगल्फ एंड डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अमीबा का मैकेनिज्म होता है ना कि स्यूडोपोडिया से फूड को कैप्चर किया और उसे डाइजेस्ट कर दिया, सेम इन सेल्स का मैकेनिज्म से। कौन कौन से सेल्स यहाँ पर नाम लिख देते हैं, WBC है, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर यानी NK सेल्स। तो ये सब जो सेल्स मैंने लिखे, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर, मैक्रोफेज, ये तीनों WBC के टाइप्स हैं। तो ये मत समझना कि WBC अलग है, ये WBC के टाइप्स हैं। मैक्रोफेज, बस इनमें अंतर ये होता है कि मैक्रोफेज होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, बिकॉज मैक्रो मीन्स लार्ज एंड फेज मीन्स ईटर। न्यूट्रोफिल और नेचुरल किलर सेल छोटे मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ एंड डाइजेस्ट करते हैं, यानी मैकेनिज्म इनका अमीबा वाला ही है, एनगल्फिंग एंड डाइजेशन। उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स एनगल्फिंग एंड किलिंग। और इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के कारण इन सेल्स को हम नाम देते हैं फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स कौन से सेल्स हुए, फैगोसाइट्स हो गए जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, एनगल्फिंग एंड किलिंग, सेम अमीबा वाला मैकेनिज्म। इसके बाद बात आती है साइटोकाइन बैरियर्स की। चौथा लाइन ऑफ डिफेंस का नाम है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, ये जो साइटोकाइन वर्ड है इसका मीनिंग ये होता है, साइटो मीन्स सेल एंड काइन मीन्स, काइन से काइनेटिक एनर्जी बनी है फिजिक्स में, तो यहाँ काइन का मतलब होता है मूवमेंट। सेल के बीच में मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसके लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं साइटोकाइन। एग्जांपल देखो क्या दिए हैं तुम्हारी बुक में, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, है ना, उनको कहते हैं साइटोकाइन। अब इतने सारे सेल्स आपस में फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरह के WBC, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। उन मॉलिक्यूल्स का जो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन करवाते हैं उनको साइटोकाइन कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, होते बहुत सारे हैं, एक एग्जांपल है तुम्हारी बुक में, उनका नाम है इंटरफेरॉन्स। तो साइटोकाइन का एक एग्जांपल है इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन के भी कई एग्जांपल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्या होते हैं इंटरफेरॉन, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इन WBCs के द्वारा सिक्रेटेड, जिनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन इन एडजॉइनिंग सेल्स। सपोज करो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वायरस ने इसके अंदर अपनी कॉपी बना दी, तो ये सेल क्या करेगा, मरते मरते इंटरफेरॉन्स बनाएगा और इन इंटरफेरॉन्स को आसपास के सेल्स में भेज देगा, जिसकी वजह से इसके जैसे इसके आसपास जो दूसरे सेल्स हैं वो सब इस वायरस से क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो इंटरफेरॉन क्या एक तरह का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है कि मेरा तो खात्मा हो चुका, तुम लोग अपने आप को बचाओ। ठीक है, तो इस तरह से इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है। तो ये थे 4 लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इन चारों को भी, 4 सुरक्षा पंक्तियों को क्रॉस करके भी कोई पैथोजन अंदर आ जाता है, तब जाके हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है। ये जो चारों लाइन ऑफ डिफेंस हैं ये इननेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है, यानी ये चारों लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में जन्म से मौजूद होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, थैंक यू।